नमस्ते दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेविस के अपरदन चक्कर की, क्योंकि इससे पहली जो क्लास थी उसमें हम बेसिक अपरदन चक्कर के बारे में, साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कि जो डेविस महोदय थे, जो एक ज्योग्राफर थे, भूगोलवेता थे, ज्योग्राफी का जो अमेरिकन स्कूल था उससे वो संबंध रखते थे, और उन्होंने अपरदन चक्कर के बारे में अपने क्या सिद्धांत रखे, क्या अवधारणा रखी। बेसिकली उनका जो काम था, उनका जो अपरदन चक्कर का सिद्धांत था, वो उनका एक सर्वे था, उनके एक काम था, उनकी कुछ रिसर्च थी। और वो रिसर्च कहां पर थी? यूएसए के अंदर जो ईस्टर्न पार्ट के जो अंदर जो अल्पेशियन माउंटेन है, वहां पर उन्होंने अपना सर्वे किया, अपना काम किया, और उसके आधार पर वो निष्कर्ष पर पहुंचे। और उस निष्कर्ष के आधार पर जो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, वही उनका अपरदन चक्कर का सिद्धांत था। तो आइए उस सिद्धांत को देखते हैं। तो बेसिकली जो उनका सिद्धांत था, वो सिद्धांत 1899 के अंदर, 1899 के अंदर उन्होंने अपना ये सिद्धांत था ये प्रस्तुत किया। और इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक लैंडफॉर्म है, वो लैंडफॉर्म जो पृथ्वी की आंतरिक या भूगर्भिक क्रियाएं हैं उनके कारण प्रभावित होते रहते हैं, और उसके बाद जो बाह्य एजेंट है, वो एजेंट उनके ऊपर काम करते रहते हैं, और जिसके कारण उसका अपरदन होता रहता है, और वो विभिन्न स्थल रूपों के अंदर या अलग अलग स्थल रूपों के अंदर बदलते रहते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो हमारा अपरदन चक्कर है, जो हमारे लैंडफॉर्म है, वो लैंडफॉर्म पहले एक स्टेज में, यूथ स्टेज में होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, फिर वो मैच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद वो ओल्ड एज में हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो मतलब बिल्कुल दोबारा से एक मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने ये जो अपरदन चक्कर था इनका, जो इनकी थ्योरी थी, इन्होंने इन स्थल रूपों को एक आदमी के रूप में, एक बच्चे के रूप में, या फिर एक मानव के रूप में इन्होंने इसकी तुलना की। और जिस प्रकार मानव की या फिर आदमी की यूथ स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है, और ओल्ड एज स्टेज होती है, जो उम्र होती है, उसके बाद अंत में वो मर जाता है, उसी प्रकार इन्होंने अपने लैंड फॉर्म को आदमी के बराबर रखा। और उन्होंने बताया कि अलग अलग स्टेज के अंदर, मतलब युवा अवस्था के अंदर, मैच्योर अवस्था के अंदर, और जो हमारी वृद्धावस्था के अंदर है, जिस प्रकार आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ते रहते हैं विभिन्न प्रकार के समय के, उसके स्ट्रक्चर बदलता रहता है, उसके बोलचाल बदलती रहती है, उसी प्रकार जो हमारे लैंड फॉर्म है, जो हमारे स्थल रूप है, वो भी बदलते रहते हैं, वो अलग अलग रूप लेते रहते हैं। तो ये जो तीनों स्टेज हैं, ये युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मैच्योर जो अवस्था है, उस अवस्था के अंदर हर एक लैंडफॉर्म अलग अलग रूपों में हम लोगों को प्रदर्शित होता है। जितने भी स्थल रूप हम वर्तमान में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इन तीन स्टेज के अंदर फिट किए जा सकते हैं। हम देख के बता सकते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म है, वो युवा अवस्था से संबंधित है, या फिर वो मैच्योर अवस्था से संबंधित है, या फिर ओल्ड एज संबंधित है। जैसे आज हमारा हिमालय है, वो युवा अवस्था में है, और जो हमारे अरावली माउंटेन है, वो वृद्धावस्था में है। क्योंकि उनका अपरदन हो चुका है। तो इसी जो अवस्था है, इन स्टेज को हम आज बारीकी से पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि ये जो तीनों स्टेज हैं, जब ये तीनों स्टेज पूरी हो जाती हैं, ये कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद कोई भी जो उच्चावच है, वो एक मैदान में कन्वर्ट हो जाता है, एक मैदान में बदल जाता है। परंतु उस मैदान में कुछ कड़ी चट्टानें रह जाती, कुछ कठोर चट्टानें रह जाती हैं, और कोई टीला रह जाता है, या फिर कोई छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े रह जाते हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला, मोनाडांग की भी उपाधि दिया। मोनाडांग के बारे में उन्होंने उसको बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे जैसे, मतलब युवा अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक जैसे जैसे कोई लैंडफॉर्म गुजरता है, स्टेज से गुजरता रहता है, तो उसके दौरान उसका जो स्लोप है, उसका जो ढाल है, उसके अंदर भी परिवर्तन होते रहते हैं। अब जो इससे क्या हुआ, इससे एक नए सिद्धांत का और निर्माण हुआ, और वो सिद्धांत कौन सा था? स्लोप डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो जब अपरदन चक्कर का सिद्धांत डेविस महोदय बता रहे थे, तो उसी के दौरान एक स्टेज, उसी के अंदर से एक बात निकली,
जो डाल है या जो स्लोप है उसका भी युवा अवस्था के अंदर, मैच्योर अवस्था के अंदर और ओल्ड अवस्था के, ओल्ड एज के अंदर विभिन्न प्रकार से जो स्लोप है वो भी बदलता रहता है। कहीं पर खड़ा स्लोप आ जाता है, कहीं पर फिर वो कॉन्वेक्स स्लोप आ जाता है और कहीं पर वो कॉनकेव स्लोप आ जाता है। तो जो हमारा स्लोप डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो स्लोप डेवलपमेंट का डेविस का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम जो हमारे अपरदन सिद्धांत है उससे अलग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज हम देखते हैं सिर्फ अपरदन चक्कर के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने बताया कि जो हमारे लैंड फॉर्म है, जो जितने भी हमारी स्थला करते हैं, वो बेसिकली 3 चीजों से बने हुए हैं, उसके स्ट्रक्चर से, उसकी जो प्रोसेसेस हैं उनसे, और समय से। अब इन 3 चीजों को सबसे पहले समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते थे, डेविस महोदय क्या बोलना चाहते थे, क्या कह रहे थे कि स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रोसेसेस क्या है और टाइम क्या है। जब ये इन्होंने बताया स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। इन्होंने बताया कि कोई भी माउंटेन है, कोई भी पर्वत है या कोई भी लैंड फॉर्म है, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो कठोर चट्टानों से बना हुआ है, हार्ड रॉक से बना हुआ है, मतलब वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, या फिर वो सेडिमेंट रॉक से बना हुआ है, या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। पहले तो ये देखना पड़ता है कि ये जो लैंड फॉर्म वो बना किससे होता है। तो इसको इन्होंने बोला स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर इसमें भी इन्होंने आगे बताया कि जो जैसे कि आग्नेय चट्टानें वो देर से अपरदित होती हैं और जो सेडिमेंट रॉक हैं वो जल्दी अपरदित होती हैं। तो स्ट्रक्चर के कारण हम किसी लैंड फॉर्म का पता लगा सकते हैं, या फिर उसका ये बता सकते हैं कि ये जो लैंड फॉर्म है इसकी स्थलाकृति है, इसकी जो आकृति है वो क्यों इसलिए है, क्योंकि हम लोगों को पता लगा कि ये फला चट्टान से बना हुआ है। उसके बाद है कि प्रोसेसेस। अब कोई भी रॉक है, कोई भी माउंटेन है, उस माउंटेन के ऊपर आप देखोगे कि हवा उसके ऊपर प्रभाव डालेगी। उसके ऊपर जो पवन है, मतलब जो हवाएं हैं और जो पवने हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर जो नदियां हैं, सरिताएं हैं, वो इसके ऊपर प्रभाव डालेंगी। उसके बाद आप देखोगे कि जो ग्लेशियर है वो प्रभाव डालेगा, इसका जो ग्राउंड वाटर है वो प्रभाव डालेगा, विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालेंगे ना। अब इन जो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो हवा है, पानी है, या फिर जो ग्लेशियर है, या फिर जो ग्राउंड वाटर है, ये भी उनका अपरदन करना शुरू कर देंगे। और जब उसका अपरदन करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक नया लैंड फॉर्म बनेगा। और ये जो हमारे एजेंट हैं, ये जो हमारी प्रोसेसेस हैं, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग रूप से प्रभाव डालती है। जैसे डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल के अंदर हवाएं बड़ी तेज चलती हैं, और जब हवाएं तेज चलती है तो क्या होगा, हवा से संबंधित अपरदन होंगे। और उसके बाद जहां अगर हम देखें ह्यूमिड जो एरिया है, या फिर जो हम लोग देखें कि 0 डिग्री के पास का जो एरिया है, वहां पर नदियां बहुत बहती हैं, बारिश ज्यादा होती है, तो नदियां अलग अलग तरह से अपरदन करेंगी। और उसके बाद आप देखोगे कि जो ऊपरी पार्ट है, या फिर जो हम लोग देखेंगे कि जो ऊपरी अक्षांश है, जो उच्च अक्षांश है, वहां पर बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर बनते हैं, तो ग्लेशियर भी प्रभाव डालेंगे। तो इसके कारण भी नए लैंडफॉर्म बनेंगे। थर्ड हो गया टाइम। टाइम क्या कि जितना लंबा समय होगा, टाइम के बारे में इन्होंने बताया कि जितना भी लंबा समय होगा, उतना लंबा समय किसी भी स्थल रूप के निर्माण में प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लैंडफॉर्म है, कोई भी पवन है, वो अपरदन सिर्फ 2-4 साल में नहीं करेगी। उसका अपरदन का एक लंबा समय होगा, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल भी हो सकती। मतलब एक आदमी की जिंदगी उसको देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इन्होंने बताया कि समय, स्ट्रक्चर और जो एजेंट है या प्रोसेसेस हैं, इन तीनों के प्रभाव से ही स्थलाकृतियां बनती हैं या फिर लैंडफॉर्म बनते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो लैंडफॉर्म है, मतलब समय, उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके साथ प्रोसेस, इन तीनों के बाद ये तीनों चीजों के ऊपर अलग अलग स्टेज आती हैं। जो कौन सी स्टेज आती है? सबसे पहले किसी उच्चावच की युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था में क्या देखा गया कि सबसे पहले ये स्टेज थी, यहां से कोई लैंडफॉर्म, मतलब कोई प्लेन लैंडफॉर्म अप करना शुरू करता है। क्या है कि कोई भी लैंडफॉर्म सबसे पहले अप करना शुरू करता है। अब ये देखो, ये जो प्राथमिक अवस्था थी, जो
सबसे पहले जो इन्होंने बात की कि सबसे पहले कोई भी लैंडफॉर्म अप करना शुरू करेगा। अब अप करना शुरू करेगा तो यहां पर ये सबसे पहले ऊपर उठेगा, यहां पर अपर्दन नहीं होगा, मतलब पहले उठेगा, ये पहले उठने दिया जाएगा। प्रकृति वेट करेगी कि अभी अपर्दन नहीं करना है, अपर्दन बाद में करेगी। तो सबसे पहले ये ऊपर उठता है, उसके बाद इसकी युवा अवस्था आती है, मतलब ये बड़ा हो जाता है यहां तक, तो उसके बाद आती है इसकी युवा अवस्था। अब जैसे ही युवा अवस्था आती है इसकी, इस यूथ एज आती है, इस एज में अपर्दन शुरू हो जाता है। और जब अपर्दन शुरू हो जाता है, क्योंकि उत्थान तो कंप्लीट हो गया, अपलिफ्टमेंट तो कंप्लीट हो गई, अब क्या हो गया, अपर्दन शुरू हो गया। और अपर्दन कहां से शुरू हुआ, ये जो एरिया था, ये जो घाटियां थी, घाटी मतलब गहरी होनी शुरू होगी। अब जब घाटी गहरी होनी शुरू हुई तो इसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला कि सरिताओं का दीर्घाकरण या फिर स्ट्रीम लेंथनिंग, मतलब नदियों का लंबा होना। इसको और गहराई से समझते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक स्टेज है, जो प्राइमरी युवा अवस्था, उसमें क्या होगा, इस स्टेज के अंदर किस प्रकार के लैंडफॉर्म का निर्माण होगा। तो इन्होंने बताया कि इस एज के अंदर, इस अवस्था के अंदर वी शेप वैली, वी शेप वैली का निर्माण होगा। अब वी शेप वैली का निर्माण कब होगा, जब नदियां यहां पर इसके तल को गहरा करना शुरू करेंगी, तभी तो वी शेप वैली बनेगी ना। तो वी शेप वैली का निर्माण होगा। और जब वी शेप वैली का निर्माण होगा तो जो छोटी छोटी नदियां थी, यहां से बह रही थी, कोई यहां से बह रही थी, कोई यहां से बह रही थी, कोई यहां से बह रही थी, तो ये नदियां यहां पर यानी इकट्ठी हो जाएंगी। और यहां पर क्या होगा, नदियों का लंबाई बढ़ेगी या फिर उनका आकार बढ़ेगा। इसको इन्होंने क्या बोला, स्ट्रीम लेंथनिंग या फिर नदी दीर्घाकरण। इन्होंने बोला कि युवा अवस्था के अंदर यह बात होगी। अब क्या होगा, अब युवा अवस्था में यह बात होगी तो सेकंड कौन सी स्टेज आएगी, मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज। और इन्होंने इसमें यह बोला कि जो उत्थान है, जो अपलिफ्टमेंट है, वो धीरे धीरे होता रहेगा। मतलब यहां पर अपलिफ्टमेंट भी क्या होगी, अपलिफ्टमेंट भी क्या होगी, होती रहेगी। अब अपलिफ्टमेंट भी होती रहेगी तो सेकंड स्टेज जो थी हमारी, जो मैच्योर अवस्था थी, उस मैच्योर अवस्था के अंदर क्या बताया, इस मैच्योर अवस्था के अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारी वी शेप वैली थी, जो हमारी वी आकार घाटी थी, अब क्या होगी, वो यू शेप वैली में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी कि ये जो अपर्दन था, ये जो अपर्दन था, अब यह पहले ये अपर्दन यहां पर होता था, बट ये अपर्दन अब क्या होगा, साइड से भी होना शुरू हो जाएगा। पहले वी शेप वैली बनी थी, बट क्या होगा, अब अपर्दन यहां पर भी शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, आप ही अगर देखोगे, ये कोई माउंटेन है तो अब देखो यहां पर अपर्दन हुआ, यहां पर अपर्दन हुआ, और जो हमारी घाटी थी वो चौड़ी हो गई। तो क्या हुआ, जो वी शेप वैली थी हमारी, वो किस में कन्वर्ट होगी, यू शेप वैली के अंदर। उसके बाद क्या हुआ और देखते हैं। उसके बाद जो हमारा लद्दाख का एरिया है, जो हमारे हिमालय के अंदर जो लद्दाख का एरिया है, लद्दाख का रीजन है, जो J&K के अंदर है, उसके अंदर अगर आप देखो तो वहां पर हम ये जो यू शेप वैली है, उनको हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं। और जो साइकिल ऑफ इरोजन का ये क्या है कि सेकंड पार्ट है, जो भी नदियां थी, अब वो क्या है कि जो गहराई थी वो गहरा होना कम कर देंगी, अब वो चौड़ा होना शुरू कर देंगी, मतलब घाटियों को चौड़ा करना शुरू कर देंगी। और जो ये अपलिफ्टमेंट थी, ये जो अपलिफ्टमेंट थी, अब ये सेकंड स्टेज के अंदर, मैच्योर स्टेज के अंदर बंद हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और क्या होगी, इसकी जो घाटियों की चौड़ाई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आगे थर्ड स्टेज, ये काम होते रहेंगे। उसके साथ साथ कुछ जो लैंडफॉर्म है धीरे धीरे वो बनते रहेंगे। अब थर्ड स्टेज क्या थी, ओल्ड एज थी। अब ओल्ड एज में क्या बताया कि ये जो
हमारी वृद्धावस्था थी, इस वृद्धावस्था के अंदर ये जो नीचे का जो लैंड फॉर्म था, मतलब घाटी गहरी हो गई थी, वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब जो कि आपको पता है कि नदी एक बेस लेवल तक, एक आखिरी तल तक ही अपर्दन करती है, उसके बाद वो चौड़ा करना शुरू कर देती है। तो इन्होंने यही बताया कि इन दिस स्टेज वर्टिकल इरोजन, मतलब गहरा जो इरोजन था, गहराई तक जो नदी का अपर्दन था वो बंद हो जाएगा, एंड बेस लेवल ऑफ द इरोजन और रीचेस दी बेस लेवल ऑफ द इरोजन, मतलब लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे कि जो नदी कि अब क्या है कि जो नदी का पहले जो ढाल था, पहले जो उसकी तेज स्पीड थी, अब वो स्पीड कम हो जाएगी। तो जो हमारा जो नदी ने वहां पर अपर्दन किया था, जो निक्षेप, वो जो माल इकट्ठा किया था, वो जो सेडिमेंट इकट्ठे किए थे, वो सेडिमेंट कहां पर, जब उसकी स्पीड कम होगी तो वो इकट्ठे करना शुरू कर देगी, कहां पर, जहां पर उसका स्लोप कम होगा। और स्लोप कम कहां पर हुआ, आप देखोगे कि ओल्ड एज के अंदर। और जब ओल्ड एज के अंदर जब स्लोप कम हो गया, जो सेडिमेंट है वो इकट्ठे करना शुरू कर दिए, तो वहां पर क्या होगा, निक्षेपण से संबंधित स्थल रूप बनेंगे, जिसके अंदर जो मेंढर है वो बनेगा, या जो हमारा फ्लड प्लेन है, या जो जैसे बाढ़ का मैदान है वो बनेगा। और जो हमारे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं, जैसे हमारे जलोढ़ मैदान है वो बनेंगे। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो हमारी जो लास्ट जो स्टेज थी, या जो हमारी ओल्ड स्टेज थी, उस ओल्ड स्टेज के अंदर कोई भी जो पर्वत है वो धीरे धीरे आप देखोगे कि प्लेन में बदल जाएगा, एक मैदान में बदल जाएगा, और कुछ छोटे मोटे पहाड़ियां बच जाएंगी या छोटे मोटे टुकड़े बच जाएंगे। इनको इन्होंने क्या बोला, मोनाडाक। ये देखो, ये बच गए, ये जो लास्ट थे ये बचे। अगर आप इस पूरे के पूरे अपर्दन चक्कर को देखें, डेविस महोदय के अपर्दन चक्कर को देखें, तो इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से लैंड फॉर्म थे, जो स्थलाकृतियां थी, उनके विकास के बारे में, उनके और उनके वृद्धावस्था के बारे में उन्होंने बताया कि इनकी शुरुआत थी वहां से लेके और ये अंत तक एक मैदान के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी। काफी सिंपल कर दिया, और इस सिंपलिसिटी के कारण इन 1899 से लेके 1819 से लेके 1950 तक इनका जो सिद्धांत था उसका बड़ा तहलका रहा। इनका जो सिद्धांत था उस सर्व मान्यता कि ये सिद्धांत सबसे बेस्ट है। बट इस सिद्धांत के बाद क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया। अब क्रिटिसाइज किस बात पे हुआ, तो मैंने सबसे पहले आपको बात बताई कि इनका क्रिटिसाइज सबसे पहले हुआ, इनके बारे में बोला गया कि जो सबसे पहले बात बोली थी कि इन्होंने अपर्दन बताया था कि पहले विकास होगा, पहले सबसे पहले अपलिफ्टमेंट होगी, उसके बाद अपर्दन शुरू होगा। तो ये बात इनकी सरासर गलत थी, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी का वेट नहीं करती। सेकंड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बड़ा सिंपलीफाई कर दिया, उसको बड़ा आसान कर दिया। क्यों आसान? इसलिए कर दिया, इन्होंने बताया कि ये स्टेज है, इसमें यहां से यहां हो जाएगा। बट आप देखेंगे कि कहीं पर भी इतना सिंपलीफाइड नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है। जो प्रकृति का चक्कर है वो बदलता रहता है। मतलब कोई नदी युवा अवस्था में, जैसे हिमालय के अंदर जैसे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जैसे नदियां अपना आकार बदलती रहती हैं, अपना जो स्थान है, अपना रास्ता बदलती रहती हैं, जिससे एक नया अपर्दन चक्कर आ जाता है। सेकंड क्रिटिसाइज ये था। थर्ड क्या था, इन्होंने बताया कि जो लास्ट स्टेज थी, जो ओल्ड एज थी, इन्होंने बताया कि यहां पर जाकर अपर्दन चक्कर खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। आप लोग देखोगे कि जो प्रकृति है उसको कभी भी स्थिर नहीं है। जो इंटरनल फोर्स हैं, जो आंतरिक क्रियाएं हैं, वो आंतरिक क्रियाएं घटती रहती हैं, और जिसके कारण जो लैंड फॉर्म है वो नए नए बनते रहते हैं। जब हम लोगों ने जियोस्टेसी के बारे में बात की, तो हम लोगों ने जो भूसंतुलन चक्कर के बारे में हम लोगों ने बात की, तो हम लोगों ने देखा था कि जहां पर सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, सेडिमेंट्स के कारण क्या होगा, वो एरिया नीचे बैठ जाएगा ना, और नीचे बैठ जाएगा तो जो बाकी का एरिया था, जो माउंटेन वाला एरिया था, वो अपलिफ्टमेंट हो जाएगी। यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो इन्होंने बोला कि ये खत्म हो जाएगा। डेविस ने बोला कि यहां पर चक्कर खत्म हो जाएगा। बट हम अगर भूसंतुलन चक्कर को देखें तो दोबारा से फिर चक्कर शुरू हो गया, मतलब ये चक्कर तो खत्म ही नहीं हुआ।
तो यहां पर भी इनका क्रिटिसाइज हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये जो इरोजन प्रोसेस है, मतलब युवा अवस्था, मैच्योर अवस्था और जो यूथ एज थी या फिर यूथ मैच्योर और जो ओल्ड एज थी, उसके ऊपर इन्होंने कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया। इन्होंने बोला कि यही 3 स्टेज हैं और इसी से होकर गुजरेगा। तो यहां पर भी इनका क्रिटिसाइज हुआ। तो इसके बाद जो पेंक महोदय थे, उन्होंने जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया और इस क्रिटिसाइज के बाद एक नए जो सिद्धांत थी, एक नई थ्योरी थी, उसके बारे में लोगों को बताया, ताकि और जो ये डेविस महोदय ने जो कमियां छोड़ दी थी उनको पूर्ण किया। उस जो पेंक महोदय थे उनके जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।